नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और ये है बड़ी बहस। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 सितंबर से नामांकन का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसलिए तमाम राजनीतिक दल टिकटों को लेकर माथापच्ची में जुटे हैं। गुरुग्राम में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें सभी की सभी 90 सीटों के दावेदारों को लेकर मंथन हुआ। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को भी लगभग 2700 आवेदन पत्र मिले हैं। इसलिए 26 अगस्त से कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। वहीं पर अगर हम जेजेपी और इनेलो बसपा गठबंधन की बात करें, आम आदमी की बात करें, तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। सभी दलों का दावा है कि वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मैदान में मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों को उतारेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है, इसमें टिकटों का आवंटन किस आधार पर होगा। बड़ी बहस में आज हम इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा इस विधानसभा चुनाव में जो टिकट का दावेदार है उसकी योग्यता क्या है। क्या उसकी योग्यता पूर्व में विधायक होना है, जिताऊ होना है, टिकाऊ होना है, या फिर विरासत के चलते उसको टिकट मिलना तय है। तो आइए बड़ी बहस की हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 सितंबर से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों में टिकटों को लेकर चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रभारी से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दावेदारों के नाम पर जिलेवार चर्चा हुई। प्रदेश चुनाव समिति की ओर से नामों के पैनल हाईकमान को भेजे जाएंगे, जहां टिकटों पर फाइनल मुहर लगेगी। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेके सभी 90 विधानसभा सीटों पर सभी प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और सभी ने अपने विचार रखे हैं और एक सूची जो तैयार हुई है, ये हम अपना जो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने हम रखेंगे और उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड वो फैसला करेगा। जो कैंडिडेट्स के बायोडाटाज आए थे, कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आई थी, उन सभी रिक्वेस्ट के ऊपर हर एक प्रत्येक नाम के ऊपर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है और उस विचार विमर्श के बाद 5-5 लोगों का एक पैनल तैयार करके लगभग हर सीट के ऊपर, कुछ सीट्स के ऊपर सिंगल नाम का पैनल भी हुआ है। वो हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली जी को ऑथराइज किया है कि वो ये जो पैनल तैयार हुआ है वो लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व जो कैंडिडेट कौन कौन होंगे उसकी लिस्ट फाइनल करेगा। कांग्रेस के पास भी दावेदारों की लिस्ट लंबी है। 90 विधानसभा सीटों के लिए करीब 2700 आवेदन मिले हैं। इसलिए 26 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 4 दिन तक चलने वाली मैराथन बैठक में मंथन किया जाएगा। हालांकि प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी जो हैं, जो टिकट प्रार्थी हैं, उन सब के लिए क्या व्यवस्था करना चाहिए, उसका एक पूरा डिस्कशन हुआ। पहला जो हमारा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन वो था कि यहाँ जो कुछ भी कैंडिडेट के बारे में जो कुछ भी डिसीजंस होंगे उसमें हाई कमांड को अल्टीमेट अथॉरिटी हम सब दे रहे हैं। तो वो एक तरह वो पारित हुआ है। दूसरा, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जो होगी वो 25-26 तारीख से शुरू होगी और 30 तारीख तक अपनी कार्रवाई समाप्त करने जा रही है। वो इंडिकेशन उसके चेयरमैन अजय माकन जी ने परसों दिया हुआ है। आज हमारी ये पीईसी की जो पहली मीटिंग हो रही है और परसों तक जो है
हमारे सभी साथियों को कहा गया है कि और पूरे प्रदेश में भी हम सीनियर लीडरों को सबको कहेंगे कि जिसका जो कुछ भी किसी के नाम के लिए प्रस्ताव है हमारे पीसी के सदस्यों के ओर से वो कॉन्फिडेंशियलिटी में एक पेपर पर लिख के पीसीसी को या स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के सामने वो पेश कर सकते हैं। जेजेपी 1 सितंबर के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है जीतने का मादा रखने वालों को टिकट दिया जाएगा। वहीं इनेलो बसपा का दावा है कि सरकार गठबंधन की बनेगी। और मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री करनाल टिके रहे। अभी तो लोगों को ये था कि 6 महीने 3 महीने में काम करा दें। आप देख लेना मुख्यमंत्री अगले 10 दिन में करनाल विधानसभा को भी छोड़ के भागने का काम। जेजेपी कब तक उम्मीदवार की घोषणा करने की उम्मीद है? पीएसी की बैठक 1 तारीख को बुलाएंगे, उसके बाद घोषणा बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। अब तो चुनाव के डिक्लेरेशन भी हो गए हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगी। देखो, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जो आपके पास पहले से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो काम कर रहा है, अगर वो जीतने के योग्य है तब निश्चित रूप से किसी दूसरे को सोचने का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको जीतना है चुनाव, तो जनता जिसको कहती है, जनता से आप पूछो कि भाई आप कल आए इंटरेस्ट लेके कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, और जनता अगर कहेगी कि भाई फलाने आदमी को टिकट दो, तो आम आदमी पार्टी की पीएसी डिसाइड करती है कि उस आदमी। इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम है, इसीलिए आम से लेकर खास सभी को टिकट की आस है। लेकिन देखना यह होगा कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं या जिताऊ उम्मीदवारों पर भरोसा जताएंगे या फिर विरासत की परंपरा हावी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो आज बड़ी बहस में तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता तो जुड़ेंगे ही, लेकिन हमेशा की तरह शुरू में हम जुड़ेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। और इसकी शुरुआत आज बड़ी बहस में हम एक बहुत ही खास मेहमान के साथ कर रहे हैं, दिग्विजय चौटाला, जेजेपी के बड़े नेता। बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय जी आपका बड़ी बहस में, और काफ़ी अरसे के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। और आप उसी अवस्था में दिख रहे हैं, मुझे गाड़ी में ही सफ़र करते दिख रहे हैं, लेकिन गाड़ी रोक लीजिएगा ताकि बात इत्मीनान से हो जाए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, और मैं माफी चाहूंगा कि मैं समय रहते किसी ठिकाने पर नहीं पहुंचा। मैं रास्ते में ही था क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और देर रात हो जाती है। तो बस 5 मिनट के लिए आप गाड़ी रोक लीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे जब पहुंच जाओगे तो दोबारा फोन पे बात करेंगे। जी बस मैं पहुंच गया हूँ, आप नेटवर्क जारी रहेगा। जी, तो मेरा पहला सवाल ये है दिग्विजय जी, कल भी हम बातचीत कर रहे थे तो जो जेजेपी के हमारे प्रवक्ता थे चौधरी साहब, वो थोड़ा सा बुरा भी मान गए थे। सवाल ये है कि अभी चुनाव से पहले जो अपने सीपा सलार थे, 6 ने पार्टी से किनारा कर लिया। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं और पार्टी की रणनीति क्या है? सर, सत्यता ये है कि जब पार्टी हमारी नई बनी थी तो बहुत सारे लोगों को हमने शामिल किया, और वो लोग वैचारिक तौर पर, मगर वो हमारे साथ आए और उस समय कुछ जिताऊ कैंडिडेट्स की आवश्यकता थी, बहुत सारे नए लोग भी आए। ऐसे में कुछ लोग जीत भी गए, हमारे साथ कभी भी मेल नहीं खाए, और किसी का रुख जो पुराना भाजपा ही था उसका भाजपा की ओर, कोई कांग्रेस का था जैसे ईश्वर सिंह जी थे। तो कुछ लोग आए चले गए, मगर संगठन जो होता है राजनीति के अंदर, सबसे बड़ी बात संगठन है। और संगठन जननायक जनता पार्टी का यूं मजबूत है, बल्कि और ज्यादा संगठित, और ज्यादा मजबूत पहले से हुआ है, और नेताओं का आना जाना चला रहता है। चौधरी देवीलाल जी ने बल्कि उनके बारे में तो ये परिचित है कि वो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के वो रहे, जिसमें बहुत सारे लोग उनसे राजनीति सीख के आगे बढ़ते रहे। तो अच्छी बात है, हमारी इस पाठशाला में भी कुछ लोग आए जिन्हें एमएलए का तगमा मिला, और वो लोग चले गए, मगर ये कोई चिंता का विषय। जी, ये जब पार्टी शुरू हुई पिछले चुनाव के दौरान लगातार आपसे बातचीत होती रही, तब ये कहा जाता था ये तो लड़कों की पार्टी है, थोड़े दिन में शोर शराबा करेंगे फिर भाग जाएंगे। लेकिन आपने उस वक्त ये साबित किया कि 10 सीटें आपने जीत ली, और 10 सीटें जीतकर आपने जो उस वक्त की बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसको आपके समर्थन के साथ सरकार बनाने में
एक तरीके से मजबूर किया। तो ये दो लड़कों की ताकत थी जो 10 सीटें लेकर आ गए। आज की तारीख में हालात क्या हैं और आप अपनी पार्टी को कहाँ पे खड़ा देखते हो? क्योंकि अभी जो आपके विधायक छोड़ के गए हैं ये कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर तो आपकी पार्टी के लिए पैदा हो ही रहा है इससे। जी, दिग्विजय जी तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है, वापस इनके साथ जुड़ेंगे। और अभी जो बड़ी बहस है उसमें हमारा आज का जो मुद्दा है कि आने वाले जो चुनाव हैं, इन चुनावों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने जो आवेदक हैं उनमें से कैसे ये तय करेंगे कि कौन सा आवेदक है जो इस बार हमें विजय दिला सकता है, हमारी जो सीट्स हैं उसमें बढ़ोतरी कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनके विशेष मेहमानों को अपने साथ जोड़ेंगे, उनके प्रवक्ताओं को अपने साथ जोड़ेंगे। और इसी कड़ी में हम बात अभी जो कर रहे थे वो दिग्विजय चौटाला से कर रहे थे। कुछ नेटवर्क की दिक्कत के कारण उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हमारी टीम लगातार उनको दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो जब तक हमारे साथ जुड़ते हैं एक बार फिर से हम आपको जो हमारी आज की रिपोर्ट है जो इस बहस का लबोलबाब कहेगी वो दोबारा से आपके सामने पेश कर रहे हैं। दिग्विजय जी आ गए हैं तो वापस उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। जी दिग्विजय जी, अब आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? वाह, अब तो आप बढ़िया फ्रेम में आ गए हैं। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। अब मज़ा आ रहा है, अब आपकी गूंजती हुई आवाज़ आ रही है, पहले मज़ा नहीं आ रहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि अच्छी लोकेशन पे आप आ गए और बातचीत का मज़ा आएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपकी और हमारी जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है। तो अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सीधा सीधा कि अभी जो 2019 में जो पार्टी की हवा थी, 10 आप विधायक जीत कर आए, एक बड़ी बात थी, नई पार्टी थी। अब क्या हालात हैं 2024 में? कहाँ पर खड़ा देखते हैं आप अपनी पार्टी को? हालात लोकसभा का जो चुनाव था उसमें हमें जो सबसे बड़ा डेंट पड़ा, जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बीच रास्ते जहां हमें तो धोखा दिया ही, वहां हरियाणा प्रदेश की जनता को भी इस मार्फिक धोखा दिया कि जिन मुद्दों पर हमारा उनके साथ गठबंधन हुआ था, चाहे 5100 पेंशन थी या 75% जो कोर्ट में अब विचाराधीन है उसको उसकी प्रोटेक्शन कोर्ट में उसके लिए लड़ाई लड़ने की बात थी, बीजेपी उन तमाम मुद्दों से पीछे हट गई। बीजेपी के पास कहने और बताने को इस बात का जवाब ही नहीं है कि वो 5100 पेंशन क्यों नहीं कर पाए, जबकि गठबंधन और समझौता जो था वो इसी मुद्दे पर हुआ था। उसके बाद जब हम लोकसभा में गए तो वो गुस्सा लोकसभा में कहीं ना कहीं ज्यादा संख्या में हमारे पर निकलने का काम, मगर अब जो है वो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के जो गलती की उस भूल को दोबारा ना करें। और हम इस बात को स्वीकारते भी हैं, क्योंकि गलती को स्वीकार लेना चाहिए जितनी जल्दी। और हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग जीत करके जाएंगे। ना केवल जीत करके जाएंगे बल्कि मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि चंडीगढ़ की विधानसभा का जो ताला है वो जननायक जनता पार्टी की चाबी से खुलेगा। और मुकेश जी, मैं ये भी विश्वास आपको दिलाता हूं कि पहली सीट जेजेपी के कोटे में डबवाली की हो। जी चलिए, उसके लिए तो डबवाली की सीट के लिए तो मैं आपको एडवांस में शुभकामनाएं दे दूं या गुड लक कह दूं, लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन किया वो आपकी गलती थी, है आज आप मान रहे हैं, लेकिन जो आपके वोटर्स थे वो 5 साल से आपको इस बात का एहसास करा रहे हैं। तो अब आप ये लाइन कह सकते हैं, भला हुआ जो मटकी फूटी पानी भरन से छूटी, मेरी भली करेंगे राम जी। तो अब जो वोटर्स हैं आप उनको किस तरीके से समझा रहे हो कि भाई ये गलती हमसे हो गई थी, अब हम अलग हो गए हैं? गुस्सा है उनमें, नहीं है? क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं फील्ड में जा रहे हैं, आप भी, दुष्यंत चौटाला जी भी, अजय चौटाला जी, आपके कार्यकर्ता भी। तो क्या है अभी हालात हाजरा, लोग कन्विंस हो पा रहे हैं आपकी इन बातों से? जी लगातार जो नेटवर्क है इसमें थोड़ी थोड़ी जो खामियां हैं वो आ रही हैं, लेकिन कोशिश यही है कि आपके जहन में जो सवाल हैं उन सवालों को हम दिग्विजय चौटाला से लें और उनका जो टेक है इस विषय पर, जो वो अपनी पार्टी को लेकर आज कहना चाहते हैं, वो आप सबके हम समक्ष रखें।
तो जो रिपोर्ट दिखाने की हम बात कर रहे थे, उस रिपोर्ट को जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं हम पेश करने जा रहे हैं और उसके बाद दिग्विजय चौटाला से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बड़ी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 सितंबर से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों में टिकटों को लेकर चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रभारी से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दावेदारों के नाम पर जिलेवार चर्चा हुई। प्रदेश चुनाव समिति की ओर से नामों के पैनल हाईकमान को भेजे जाएंगे, जहां टिकटों पर फाइनल मुहर लगेगी। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेके सभी 90 विधानसभा सीटों पर सभी प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और सभी ने अपने विचार रखे हैं और एक सूची जो तैयार हुई है ये हम अपना जो केंद्रीय चुनाव समिति के सामने हम रखेंगे और उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड वो फैसला करेगा। जो कैंडिडेट्स के बायोडाटाज आए थे, कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आई थी, उन सभी रिक्वेस्ट के ऊपर हर एक प्रत्येक नाम के ऊपर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है और उस विचार विमर्श के बाद 5-5 लोगों का एक पैनल तैयार करके लगभग हर सीट के ऊपर, कुछ सीट्स के ऊपर सिंगल नाम का पैनल भी हुआ है। वो हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली जी को ऑथराइज किया है कि वो ये जो पैनल तैयार हुआ है वो लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व जो कैंडिडेट कौन कौन होंगे उसकी लिस्ट फाइनल करेगा। कांग्रेस के पास भी दावेदारों की लिस्ट लंबी है। 90 विधानसभा सीटों के लिए करीब 2700 आवेदन मिले हैं। इसलिए 26 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 4 दिन तक चलने वाली मैराथन बैठक में मंथन किया जाएगा। हालांकि प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी जो हैं, जो टिकट प्रार्थी हैं, उन सब के लिए क्या व्यवस्था करना चाहिए उसका एक पूरा डिस्कशन हुआ। पहला जो हमारा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन वो था कि यहाँ जो कुछ भी कैंडिडेट के बारे में जो कुछ भी डिसीजंस होंगे उसमें हाई कमांड को अल्टीमेट अथॉरिटी हम सब दे रहे हैं। तो वो एक ठहराव वो पारित हुआ है। दूसरा, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग जो होगी वो 25-26 तारीख से शुरू होगी और 30 तारीख तक अपनी कार्रवाई समाप्त करने जा रही है। वो इंडिकेशन उसके चेयरमैन अजय माकन जी ने परसों दिया हुआ है। आज हमारी ये पीईसी की जो पहली मीटिंग हो रही है और परसों तक जो है हमारे सभी साथियों को कहा गया है कि और पूरे प्रदेश में भी हम सीनियर लीडरों को सबको कहेंगे कि जिसका जो कुछ भी किसी के नाम के लिए प्रस्ताव है हमारे पीईसी के सदस्यों के ओर से, वो कॉन्फिडेंशियलिटी में एक पेपर पर लिख के पीसीसी को या स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के सामने वो पेश कर सकते हैं। जेजेपी 1 सितंबर के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है जीतने का मादा रखने वालों को टिकट दिया जाएगा। वहीं इनेलो बसपा का दावा है कि सरकार गठबंधन की बनेगी। और मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री करनाल टिके रहे। अभी तो लोगों को ये था कि 6 महीने 3 महीने में काम करा दें। आप देख लेना, मुख्यमंत्री अगले 10 दिन में करनाल विधानसभा को भी छोड़ के भागने का काम। जेजेपी कब तक उम्मीदवार की घोषणा करने की उम्मीद है? पीएसी की बैठक 1 तारीख को बुलाएंगे, उसके बाद घोषणा बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। अब तो चुनाव के डिक्लेरेशन भी हो गए, तो बहुत जल्दी हो जाएगी। देखो, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जो आपके पास पहले से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो काम कर रहा है, अगर वो जीतने के योग्य है तब निश्चित रूप से किसी दूसरे को सोचने का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको जीतना है चुनाव, तो जनता जिसको कहती है, जनता से आप पूछो कि भाई आप कल आए इंटरेस्ट लेके कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, और जनता अगर कहेगी कि भाई फलाने आदमी को टिकट दो, तो आम आदमी पार्टी की पीएसी डिसाइड करती है कि उस आदमी। इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम है, इसीलिए आम से लेकर खास सभी को टिकट की आस है। लेकिन देखना यह होगा कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं
या जिताऊ उम्मीदवारों पर भरोसा जताएंगे या फिर विरासत की परंपरा हावी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो इस वक्त जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए भी उम्मीदवार का चयन करना कोई आसान बात नहीं है। राजनीतिक पार्टियां जो अपने कार्यकर्ता हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को खुश रखना चाहती हैं, लेकिन ये जो कार्यकर्ता हैं और इसमें से जो टिकट के प्रार्थी हैं जो इस विधानसभा चुनाव में खुद को विधायक के तौर पर देखते हैं, विधायक के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस की हम बात कर रहे थे तो कांग्रेस में लगभग 2700 लोगों ने 2700 लोगों ने अप्लाई किया है 90 सीटों के लिए, यानी एक सीट पर लगभग 30 ऐसे लोग हैं एवरेज के हिसाब से जो विधायक बनना चाहते हैं। टिकट एक को मिलेगी, तो बाकी जो 29 हैं और 29 लोगों के साथ जो उनके चाहने वाले हैं तो उनको कैसे संभाल के रखना है और एक जो आएगा उसकी विशेषता क्या होनी है, ये पार्टी को तय करना काफ़ी टेढ़ी खीर है। दिग्विजय चौटाला एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार नेटवर्क की दिक्कत हो रही थी, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे दिग्विजय जी आपसे। लेकिन अब जो बात हमारी बीच में अधूरी रह गई थी उस बात को हम पूरा करते हैं कि अब जो आपकी पार्टी है, अब 2024 में जो चुनाव होंगे इसमें किस आधार पर आप अपने जो उम्मीदवार हैं उनका चयन करेंगे? किस तरीके के उम्मीदवार आपके पास आ रहे हैं जो आपसे टिकट मांग रहे हैं, जेजेपी की चुनाव में खड़ा होना चाह रहे हैं? युवाओं की संख्या ज़्यादा है या बात सामने ये आई थी कि जो बागी हैं उन पर आपका खास ध्यान रहेगा इस बार? दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, और ये गलती हम पिछली बार कर बैठे हैं। कुछ नए लोगों को हमने इस तरह से किया, मगर हम पार्टी लाइन के कैडर के वफादार लोगों को ये जिम्मेवारी देना पसंद करेंगे। तो अभी जो पार्टी कैडर के लोग हैं आपके, उनसे आपका रास्ता हो रहा है और 90 सीटों में पहले आप बोल रहे थे कि हम चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, लेकिन आज सुबह जो आपका बयान आया है वो बयान ये था कि आप महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो महागठबंधन है इससे आपका तात्पर्य क्या है? महागठबंधन में कौन सी पार्टियां होंगी? नहीं, महागठबंधन की बात मैंने कहीं नहीं कही। मैंने कहा कि एक ऐसा गठबंधन कायम करेंगे जिसमें समान विचारधारा के तमाम लोगों को साथ लाने का प्रयास करेंगे। महागठबंधन तो फिर मीडिया ने उसे टर्म दे दिया। मैंने कहा था कि कुछ लोगों से हम संपर्क में हैं और जल्द वो बातें जनता के सामने, जब भी वो तय हो जाएंगी, जनता के सामने रखेंगे। बिना तय हुए आधारहीन बात मैं आपके जिम्मेवार न्यूज चैनल पे नहीं करना चाहता। तो तमाम चीजें तय होंगी तो कुछ लोग हमारे साथ जरूर आएंगे। जी, तो ये जो आपकी विचारधारा से जिनको कोई आपत्ति नहीं है या आपकी विचारधारा से मिलती जुलती जो विचारधारा के लोग होंगे उनको आप जेजेपी में या तो ला सकते हैं या उनके साथ सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें विस्तार से इसमें बता सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं या दल हैं जिनकी तरफ आपकी पार्टी इस वक्त रुझान कर सकती है? चाहे किसान हो, कमेरा हो, गरीब हो, मजदूर हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, 36 बिरादरी जो हरियाणा प्रदेश की किसान और कमेरे वर्ग की बिरादरी है, उसकी सोच की हिमायत करने वाली अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अभी आप जानते हैं कि आज के परिदृश्य में कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको पास साथ लाने का प्रयास हम जरूर करेंगे और उसमें हम कामयाब होंगे और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आपने एक सवाल पूछा था, शायद जब नेटवर्क कट गया था, आपने कहा था कि आप कैसे आप पार्टी के प्रति इतना जोश भरने का काम करेंगे, जबकि 2019 में बहुत जोश था। जिस समय पर हम बात कर रहे हैं अभी 1 महीना और लगभग 1 सप्ताह बचा है। जब अगर मैं मुकेश जी बात करूं, उस समय आप चैनल हेड ही थे एक चैनल में, और यही समय था जब मीडिया चैनल्स हमें 0 to 1 या 0 to 2 सीट एट मैक्स दिखा रहे थे। कुछ कहते थे माँ बेटा तो जीत जाएंगे, पार्टी का क्या होगा ये पता नहीं। उसके बावजूद जननायक जनता पार्टी की जो लहर लास्ट में बनी और आज भी उसकी चर्चा होती है, और जब तक हरियाणा की राजनीतिक पर चर्चा होगी तो जननायक जनता पार्टी के उदय की चर्चा जरूर होगी। तो मैं ये बड़ा विश्वास से कह सकता हूँ कि अभी कुछ दिन का इंतजार करिए। हमारा मैनिफेस्टो, जब जनता के हिमायती मैनिफेस्टो सामने आएगा तो हम लोगों का दिल जीतने में बहुत मजबूती से कामयाब होंगे और लोग हमें वोट। जी, अभी क्योंकि आप दिग्विजय जी मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, अभी जितनी भी पार्टीज़ के मैनिफेस्टो आ रहे हैं उनमें जनता को लाभ पहुंचाने के लिए
होड़ सी मची है, चाहे वो आप वृद्धावस्था पेंशन की बात करें, चाहे आप स्टूडेंट्स के लिए बेरोजगारी फंड की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें। एक पार्टी कहती है हम 500 में देंगे तो दूसरे कहेंगे 400 में देते हैं। एक पार्टी कहती है हम वृद्धावस्था पेंशन 4000 देंगे तो कोई कहता है हम 6 देंगे। तीसरा मैनिफेस्टो आता तो हम 7000 देंगे। तो क्योंकि आपकी एक पढ़ी लिखी पार्टी ज्यादा है। पेंशन बढ़ाने का काम जी। इस सरकार में हमने किया है। और मैं एक तथ्य ये भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने 3000 कर दी। मैं बीजेपी के लोगों से बड़ी पोलाइटली ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार अन्य प्रांतों में भी है, मेरे हिसाब से 10, 12, 15 प्रांतों में बीजेपी की अन्य सरकार होगी, वहां पर पेंशन कितनी है? क्या नजदीक भी है 3000? वो कितना संघर्ष दुष्यंत चौटाला को सरकार में बैठकर करना पड़ा और उस बात को कितना लगातार उठाना पड़ा, और लास्ट में जब समझौता टूटा उसका आधार भी ये पेंशन बनी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व दुष्यंत जी ने अल्टीमेटम दिया था कि आप पेंशन कर दीजिए, मुझे लोकसभा चुनाव अगर ना भी लड़ना पड़े तो मैं आपको 10 की 10 सीटों पर समर्थन कर दूंगा, मगर पेंशन आप 5100 कर दीजिए। इस बात से भी जब वो पीछे हट गए तो बीजेपी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की नेक नीयत, साफ नीयत दर्शाती है कि वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। 75% आरक्षण हरियाणा की बेरोजगारी की खाई को भर देता, मगर उसको इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने, इनकी एडवोकेट ब्रांच ने जाकर के अदालतों में खड़ा होकर रुकवा दिया। और दीपेंद्र हुड्डा के घर लड्डू बटे थे जिस दिन ये 75% आरक्षण रुका था। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जिन 75% जैसे कानून से लोगों को फायदा होना था। वहीं महिलाओं को अगर आज 50% आरक्षण दिया, महिला आधी सरपंच चुन करके आई हरियाणा में। आप किसी भी गांव में जाएं, हर ऑल्टरनेटिव गांव के अंदर एक महिला सरपंच जरूर मिलेगी। और वो आज शायद लोग इस बात की चर्चा मत करें, मगर पेंशन जब चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी उसके बाद उन्हें पॉलिटिकल खामियाजा बाद में भुगतना पड़ा था, मगर आज तक भी पेंशन को लोग याद करते हैं कि पेंशन चौधरी देवीलाल जी की सबसे बड़ी देन है। मैं ये कह सकता हूं कि भविष्य में जब भी राजनीति पर चर्चा होगी और महिलाओं की चर्चा होगी तो दुष्यंत चौटाला को याद किया जाएगा, जिसने 50% आरक्षण पंचायती राज विभाग में इनको दिया। किसान की फसल सीधे एमएसपी पर खरीदने का काम और 16 फसल पर एमएसपी। कोरोना काल के अंदर 1100 से ज्यादा नई मंडियां और खाते में पैसा। सर मैं मुकेश जी एक बात कह सकता हूं, दीन बंधु सर छोटू राम इस बात पर लड़ाई लड़ी, उनने सारी उम्र, टिकैत साहब ने लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र इस बात पर लड़ाई लड़ी कि खाते में सीधा पैसा जाना चाहिए, बिचौलिया सिस्टम खत्म होना चाहिए। हमने सबसे पहले कर करके दिखाया। तो काम बहुत किए, मगर हम बदनाम ज्यादा इसलिए हो गए कि हम बीजेपी के साथ थे और कांग्रेस के लोग बार बार यही चीज कहते रहे कि ये बीजेपी के साथ क्यों चले गए। हम गए तो 10 सीट हुड्डा साहब को भी हमने ऑफर किया था, मगर पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन लोगों को नहीं बताते, वो छुपते घूमते थे। जी। आज जो हुड्डा जी कहते थे कि आज हम दोनों आमने सामने हैं और दिग्विजय, क्योंकि ये वाली बात आपने मुझसे कही थी, आपको भी याद होगी कि जो कांग्रेसी हैं उनके घर तो हम चाय भी नहीं पीते, लड़की भी नहीं ब्याते। ये बात आपने मेरे से कही थी याद है आपको? ये तो हाँ। ये याद आपको है, मैं इसी बात का अचंभा मान रहा हूं। मैं हुड्डा साहब से ये पूछना चाहता हूं हाँ। कि वो नायब सिंह सैनी की सरकार को लगातार 6 महीने या 3 महीने जो भी हुए हैं उसमें कहते हैं कि अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार है, और हमारे 5 विधायक आपके साथ जा चुके हैं, 4 जा चुके हैं, जो भी संख्या है, आपकी संख्या बल पूरी है। आपने किरण चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? संख्या बल सर यही थी, और जब संख्या बल यही थी, अपने बेटे को एमपी बनाना था तो सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं और मेरा से आगे वो बढ़ ही नहीं पाए। आज जब कोई किसान की बेटी या खेल खिलाड़ी, चाहे विनेश फोगाट की बात कर लूं, आज उन्हें घर पर बुलाकर चाय पिलानी तो याद है, मगर विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात पर चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि विधानसभा लड़वा देंगे। अरे जब नंबर आपके साथ है, सेंटिमेंट विनेश के साथ है, तो उसे चुनाव क्यों नहीं लड़वाया? दिग्विजय जी, तो जवाब नहीं होता था। और विनेश फोगाट की जो उम्र है ना, वो भी राज्यसभा के कैंडिडेट के तौर पर अभी मेरे ख्याल से 6 दिन कम है। तो इसका मुद्दा क्यों बनाते हैं? हाँ। नहीं, विनेश फोगाट की उम्र कम हो सकती है, मैं मान सकता हूं, 4 दिन कम है, मुझे जो ज्ञान है, मगर और भी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो सामान्य तौर पर सब लोगों को एक्सेप्टेबल है। उन लोगों को आगे क्यों नहीं किया? कम से कम प्रयास क्यों नहीं किया? हार और जीत 2 पहलू हैं। अब हुड्डा साहब जब चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो उनके सामने कोई और दूसरा भी चुनाव लड़ेगा, ये सोच करके थोड़ी लड़ेगा कि हार और जीत होगी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल ऑफिस के आदेश को तो वो मानते हैं, कांग्रेस पार्टी को नहीं। शाही कांड किसने किया? एक चीज मैं और आपसे ईमानदारी से सोचूंगा, क्योंकि आप हमेशा ईमानदारी से जवाब देते हैं। जो विनेश फोगाट है, ये ओलंपिक्स में गई, 100 ग्राम इनका वजन ज़्यादा हो गया रूल्स के मुताबिक,
ये इनको मेडल नहीं मिला, जिसका हर भारतीय को दिल से दुख है। उनमें से मैं भी एक हूँ, आप भी एक हैं, और जिन्होंने उनको ये शिक्षा दीक्षा दी वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, महावीर फोगाट जी, उनको भी दोष है, उनको भी बहुत दुख है, कोच को भी दुख होगा। ये विनेश फोगाट जो हैं हमारी देश की स्टार बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी जो खिलाड़ी जीत कर आए हैं, चाहे उसमें स्वर्ण पदक हासिल नहीं कर पाए, भाला फेंकने की जो प्रतियोगिता में थे नीरज चोपड़ा, उनको लेकर ये राजनीति नहीं हो रही है। जो सरबजोत हैं वो भी सिल्वर मेडल लेके आए, मनु भाकर को कोई नहीं कहता कि इनको राज्यसभा भेज दो। तो ये जो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात हो रही है, ये क्या वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है? जाट नॉन जाट वोटों का पोलराइजेशन की बात, वोटों की पोलराइजेशन की बात नहीं है। विनेश फोगाट का जब पैर टूटा था, आपको याद होगा रियो ओलंपिक्स में, तो हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे। मैं इंस्टू का प्रधान था और मुझे अच्छी तरह याद है कि अनिल विज जी उस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि मैं कोई मदद नहीं करूंगा क्योंकि ये मेडल जीत कर नहीं आई है, चोट लगना खेल का एक हिस्सा है। तब हम लोगों ने सबसे पहले विनेश को उसका स्वागत किया और बच्चों ने, मैं ये इसमें कोई अपनी पीठ थपथपा नहीं रहा, मेरे संगठन के बच्चों ने 11 लाख एकत्रित कर करके सबसे पहले विनेश को, और उस समय इकलौता सम्मान दिया था। विनेश फोगाट ने देश का नाम ऊंचा किया, वो संघर्ष करती हुई लड़ती हुई उनके साथ जाए, जो भी हुआ, बट इनजस्टिस हुआ, ये हम सब लोग मानते हैं। तब ना भूपेंद्र हुड्डा थे उस समय, ना दीपेंद्र हुड्डा थे, मगर आज उनको राजनीति करनी है, ये उनकी इच्छा है, आज उन्हें टिकट देनी है। मगर जब बात इस बात की छिड़ी थी, उन्होंने कहा था मेरे पास संख्या बल होती तो मैं दे देता। तो मैं सिर्फ उसका राजनीतिक जवाब देना चाह रहा हूं कि संख्या बल आपके पास है हुड्डा साहब, जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं। और आपने अन्य खिलाड़ियों का नाम लिया, मैं तो इस बात का भी एंडोर्स करने वालों में से सबसे पहले था कि आप क्यों नहीं किसी खिलाड़ी को आगे करते, क्यों नहीं किसी आर्टिस्ट को आगे करते, क्यों नहीं हरियाणा का नाम किसी विभिन्न क्षेत्र में चमकाने वाले व्यक्ति को आगे कर करके एक प्रयास करते और बीजेपी के असली रुख को देखना चाहते। मगर उन्होंने प्रयास नहीं किया। अपने बेटे की लड़ाई लड़नी होती है तो हुड्डा साहब सब दांव पे लगा देते हैं, और जब बीजेपी का ऑर्डर आता है तो फिर वही चाल चलते हैं जो बीजेपी कहती है। मैं आज बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि हुड्डा साहब को अगर फ्री हैंड कांग्रेस में मिला तो वो टिकटें भी वही बांटेंगे जो बीजेपी कहे। अच्छा, आपको मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जो कांग्रेस है वो मिली हुई है? बीजेपी और कांग्रेस नहीं मिली हुई सर, ये गलतफहमी है। बीजेपी और भूपेंद्र हुड्डा मिले हुए हैं, और उसके पीछे डर क्या है ये हरियाणा प्रदेश की जनता खूब जानती है। तो बहुत हरियाणा में तो कम लोग होते हैं, हरियाणा में तो दिग्विजय जी जो कांग्रेस का प्रायवाची वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं, इसमें कोई दो राय है? बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष की राह को चुनकर 10-10 सालों की कैदे काट लेते हैं। सर ये कोई बच्चों का खेल नहीं। ये हुड्डा साहब को तो मुझे लगता है सपने में भी आता होगा तो डर लगता होगा। नहीं, ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, और हरियाणा के जो लोग हैं वो भी समझ रहे होंगे कि 10 साल जेल में रहकर आए तो वो एक बड़ी बात थी, और जाहिर है कि वो एक अलग चर्चा का विषय होगा। अब हम 2024 मैं आपसे सर एक मुकेश जी, मैं एक मिनट बात अपनी कंप्लीट कर लूं जी। ये हुड्डा साहब हर बात से बचते क्यों हैं? मैंने हुड्डा साहब से कहा था कि हमारे पर आप एलिगेशन लगाते हैं बीजेपी के साथ जाने का। मैंने कहा था हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब ये बताइए कि दिग्विजय चौटाला और डॉक्टर केसी बांगड़ की सबसे पहले बातचीत सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से हुई थी या नहीं हुई थी? मेरी 3 दफे उनसे टेलीफोन पर बातचीत हुई, मेरे पास रिकॉर्ड आज भी हाजिर है। जिस दिन मांगेंगे मैं उस दिन जनता के सामने रख दूंगा, टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड मेरे पास है, मगर जवाब नहीं देते, कहते हैं वो तो बच्चा है, वो क्या जानता है। तो इस तरह की बातें कर करके गुमराह नहीं कर सकते जनता को। आज कांग्रेस की एक अजीब सी हवा है क्योंकि लोग मोदी जी के खिलाफ एक माहौल था देश में, सिर्फ उस बात की एडवांटेज लेकर सत्ता करना चाहते हैं, मगर इन बातों का जवाब तो देर सवेर हुड्डा साहब देना पड़ेगा। जी चलिए, दुष्यंत जी से भी कुछ रोज पहले मुलाकात हुई, बात हुई, उनका इंटरव्यू हमने किया तो उनसे भी ये सवाल पूछा था, आपसे भी यही सवाल पूछता हूँ कि अभी कमोवेश जो राजनीतिक हालात देखने को मिलते हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, आपने इनकार कर दिया है कि आप उनके साथ नहीं जाएंगे। प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या जेजेपी उनको बाहर से या अंदर से समर्थन दे सकती है, गठबंधन कर सकती है? ये भविष्य के गर्भ में है कि जनता किस दुराई पर लाकर के खड़ा करती है या किस दिशा में आगे बढ़ाती है। सर हमें थोड़ी पता था कि हमारी 10 सीटें आएंगी और हालात ऐसे बन जाएंगे कि किसी एक के पक्ष में पूरी सरकार नहीं बन रही होगी हरियाणा। और उस समय की बात मैं कर रहा हूं कि हमने हुड्डा साहब को बीजेपी से पहले ऑफर दिया था और बात करने वालों
मध्यस्थता करने वालों में मैं था और डॉक्टर केसी बांगड़ थे, हमारी पार्टी के सीनियर नेता है, मगर उस समय हुड्डा साहब बैकआउट कर गए थे। अब पीछे की बात है, जब बीजेपी की सरकार को गिराने की बात आई और लोगों में एक आस और उम्मीद जगी कि नायब सिंह सैनी की अल्पमत की सरकार गिर सकती है, तो हुड्डा साहब फिर पीछे हट गए। और अब राज्यसभा की बात आई तो हुड्डा साहब फिर पीछे हट गए। तो मैं कितने उदाहरण दूं और कितने ना दूं, अब इससे तो मुझे लगता है कि समय बहुत लंबा बीत जाएगा। बात ये है वो वाला जो दौर है 2019 का, तब भी उस दिन भी आप इसी वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े थे टेलीविजन पे और ये सारी बातें हुई थी। आपने भी कहा था, हमने हुड्डा साहब को भी कहा है कि आप ले आओ विधायक तो आपको समर्थन दे देंगे। वो मुझे पूरा घटनाक्रम याद है। अब 2024 में आप कह रहे हैं कि वक्त के हिसाब से इसका डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन एक डिसीजन पक्का है कि भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो इसलिए है ना कि वो इसलिए है कि उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम ना समझ होंगे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी हम बीजेपी के साथ किसी भी अलायंस में जाते हैं, क्योंकि जनता को जी नेटवर्क लगातार सता रहा है और दिग्विजय जी आपसे फिर थोड़ा सा नेटवर्क धोखा दे रहा है, तो फिर आपसे अगली बार और लंबी बात करेंगे। आज हमारे खट्टे मीठे सवालात का आपने बहुत ही बाकी से जवाब दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आपसे जुड़ते रहेंगे आने वाले समय में और आपकी पार्टी की विचारधारा और जो आगे की रणनीति है जानते रहेंगे। आइए अब रुख करते हैं पार्टी प्रवक्ताओं का। हमारे साथ जुड़ी हैं नेहा धवन भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हैं मनीष खटाना। मनीष खटाना जी, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ जुड़े हैं विवेक चौधरी जेजेपी के प्रवक्ता और विजेंद्र रेणु इनेलो प्रवक्ता के तौर पर। आप चारों का स्वागत है हमारी आज की इस बहस में। और विवेक चौधरी, आज आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज सबसे ज़्यादा जो समय है वो दिग्विजय चौटाला को दे दिया है, तो आपको आज सबसे कम समय दिया जाएगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। कल आप उल्हाना दे रहे थे कि आप जेजेपी वालों की ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं बार बार, तो हमारा तो अंदाज़ ही यही है। अभी आपने दिग्विजय साहब के साथ भी देख लिया होगा, लेकिन बेबाक अंदाज़ है और निष्पक्ष अंदाज है, क्योंकि हमारा इंडिया न्यूज़ हरियाणा चैनल बेबाक है, निष्पक्ष है, इसका हम आपको यकीन दिलाते हैं। रेणु साहब के पास चलते हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। रेणु साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपकी पार्टी को लेकर क्या रणनीति है? कुछ ज़्यादा सामने नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा धीरे चल रहे हैं या छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं आप भी? नहीं, ऐसी बात नहीं है मुकेश जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सामने आई हुई है और चुनाव के लिए हम पूरी तैयारी के साथ तैयार होकर के रण क्षेत्र में उतर चुके हैं। हमारी मीटिंगें चली हुई हैं और जहां तक कैंडिडेटों का सवाल है, उनके पैनल तैयार किए जा रहे हैं जो बहुत ही शीघ्र आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिए जाएंगे और बड़ी मजबूती से हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कई झटके लगाए गए, कुछ झटके जानबूझ करके लगाए गए, जैसे कि आप ये लगा लो कि हमारे नेताओं को जेल में जाना पड़ा बिना किसी कारण के, षड्यंत्र के तहत। उसके बाद हमारी पार्टी में फूट हुई, फूट के कारण लोगों का जो है हमारी तरफ से प्रस्थान हो गया था। जो 2019 के चुनाव में हमारे पास एक सीट रही। लेकिन इस पूरे दौर में 2013 से लेकर के 2024 तक जो अभय सिंह चौटाला है, जो हमारे सर्वे सर्वा है पार्टी के, ओम प्रकाश चौटाला के बाद उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ पार्टी को कायम रखने का काम किया और न ही केवल कायम रखा बल्कि आगे बढ़ाने का भी काम किया। देखिए, इतने झटके लगने के बाद जो पार्टी आज भी मजबूती के साथ मैदान में खड़ी है और हर चुनाव को लड़ने का काम किया। और जिस प्रकार से कब तक आप अपने उम्मीदवारों के नाम ले आएंगे जनता के सामने? आपकी लिस्ट कब तक फाइनल हो जाएगी? हाँ, हमारी देखिए, हमारी लिस्ट जो है ना उसकी तैयारी कर रखी है, पैनल बन चुके हैं, उनको फाइनलाइज करना है। लेकिन हम इंतजार करेंगे कि जो हम ये बड़ी पार्टियां अपने आप को ये कहती हैं कि हमारे पास 2700 नॉमिनेशन आए हुए हैं, कोई कहता है हमारे पास 1200 नॉमिनेशन आए हुए हैं। हम देखते हैं कि ये किस प्रकार के कैंडिडेट मैदान में उतारने का काम करते हैं, उसके आधार पर
कुछ सीटों के ऊपर उनको देख करके हम अपने कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे। आपकी और पार्टी जो को हमारे लेकर आपकी पार्टी को लेकर सर सोशल मीडिया में ये भी अब कहें अफवाह चल रही है या खबर चल रही है, ये तो आप हमें बताएंगे क्योंकि हम तो सीधा पूछते हैं कि ये जो रूस जाएंगे ना, ये जो कांग्रेस से रूस जाएंगे, ये जो जेजेपी से रूस जाएंगे, ये जो बीजेपी से रूस जाएंगे, इन रूसों को लेकर आप अपनी पार्टी में टिकट दे सकते हो? मुकेश जी देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में चुनाव के समय में नेताओं का आना जाना लगा रहता है। प्रायोरिटी हम अपने पूर्व के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं पार्टी के, उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारने का काम करेंगे। लेकिन यदि कहीं जनता की आवाज इस प्रकार की होगी या कार्यकर्ताओं की आवाज इस प्रकार की होगी, कोई अमुक नेता बड़े कद का आता है, यदि पार्टी जो हमारी वरिष्ठ लीडरशिप है उसके ऊपर विचार करती है और वर्कर उसको अपनाते हैं तो निसंदेह उसको उतारा जा सकता है। अदरवाइज प्रायोरिटी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने सदैव अपने मेहनती वर्कर वापस आपके पास लौटेंगे। रुक कर रहे हैं अब कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी का। मनीष खटाना जी भी गाड़ी में बैठे हैं। खटाना साहब कहाँ जा रहे हो? दिल्ली बैठे हैं महेश जी। हाँ जी, दिल्ली बैठे हैं। दिल्ली बैठे हो तो कहाँ जाओगे अब? कहीं नहीं, टिकट की इंतजार में है, इंटरव्यू देने लग रहे हैं पार्टी को। नहीं तो गाड़ी में बैठ के क्यों इंतजार कर रहे हो? कमरे में बैठ के क्यों नहीं कर रहे? कमरे में भीड़ बहुत है वहाँ पे। अच्छा। तो मगर लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा, आपके चाहने वाले भी काफी आए होंगे आपके साथ में, तो क्या आशीर्वाद है टिकट मिल रही है? दर्शकों का। अब 2700 में से एक तो हमने पकड़ लिया, अब 2699 और देखने हैं। जी 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 जी। अच्छा, तो ठीक है, गाड़ी में बैठे रहो। थोड़ी लाइट कम आ रही है, लाइट जला लो गाड़ी की, अगर जल जाए तो। आपका चेहरा लाइट तो सारी जला रखी है। चलो ठीक है, फिर आप, हम चाहते हैं आपका चेहरा और थोड़ा रोशन हो जाता, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। ये बताओ कि क्या चल रहा है? 2700 आ गए, अब 2700 में से 90 को देनी है ना? बाकी बचे 2610, वो नाराज हो जाएंगे, उन पे आंख लगा के ये इनालो वाले भी बैठे हैं कि रूस जाओगे तो ये भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। ऐसा थोड़ा बहुत मान लिया है इन्होंने। तो टिकट मिलने की उम्मीद किन लोगों का इस बार? पुराने विधायकों को देंगे जो पिछली बार हार गए थे, उनकी कटेगी, नए चेहरे लेके आएंगे, या दूसरी पार्टी से जो रूस के कांग्रेस में आ गए हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता देगी? चल क्या रहा है, थोड़ा अंदर की बात बताओ। महेश जी, सबसे पहले तो प्राथमिकता जो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो पिछले 10 साल से जिसने संघर्ष किया, जो पिछले 10 साल से सड़कों पर है, जो ग्रास रूट पे लोगों की भावनाओं को समझता है, लोगों को मुद्दे को उठाता है और उस मुद्दे को अपने नेता तक पहुंचाने का काम करता है। और हमारे नेता ने उसको चंडीगढ़ तक पहुंचाने का काम किया और दिल्ली की संसद तक पहुंचाने का काम करा। तो पार्टी हाईकमान और पार्टी का जो नेतृत्व है, आदरणीय हमारे हुड्डा साहब, देवान जी, हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी, उन सबका जो मंथन चल रहा है वो यही चल रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बार टिकट दी जाए। और मैक्सिमम जो टिकट होगी वो आप देखेंगे कि इस बार नए चेहरे होंगे, नए बिल्कुल युवा चेहरे होंगे। और जो पार्टी का धरातल का जो कैडर का जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से, जिसने कांग्रेस पार्टी को इन 10 सालों में जिंदा रखने का, मैं समझ गया। आप बिल्कुल भी पत्ते नहीं खोलोगे और आपने बता दिया कि मैं अभी टिकट की इंतजार में बैठा हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। टिकट मिल जाएगी तो लाडू खाने आपके पास आएंगे हम। लेकिन आप चारों से गुजारिश है कि आप बने रहें चारों। नेहा जी, आप भी, मनीष जी, विवेक जी, एक मिनट, और रेडू साहब हमारे साथ इस वक्त एक और बड़े नेता जुड़ रहे हैं, कंवरपाल गुर्जर साहब, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है इसके भी सदस्य हैं। कंवरपाल गुर्जर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस में। कहाँ पे हैं आप आज? मैं जगाधरी हूँ जी। जगाधरी हो तो दिल्ली नहीं आना हुआ? आज तो सारे बड़े बड़े जो थे बीजेपी वाले सारे दिल्ली आ रहे थे, आप जगाधरी में कैसे रह गए? हाँ नहीं, मैं उस कमेटी में हूँ नहीं जी। अच्छा, जो चुनाव समिति है इस बार में उसमें नहीं हूँ जी। तो ये जो चुनाव समिति है, यहाँ से क्या खबर आ रही है निकल के? किस किस को टिकट मिलेगी? क्या आधार रहेगा? जाति के आधार पर मिलेगी, जीताऊ के आधार पर मिलेगी, टिकाऊ के पे मिलेगी, या जो दूसरी पार्टी से नाराज होकर बड़ा चेहरा आ गया उसको मिलेगी, या बेटे को मिलेगी, बेटी को मिलेगी, क्योंकि विरासत को भी आगे बढ़ाना है?
देखिए, जो कुछ कह रहे हैं आपको सारों का ही मिक्स होगा कहीं ना कहीं। जो कार्यकर्ता है उनका भी ध्यान रखा जाएगा और कार्यकर्ता के साथ साथ नेताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। जी, सारी चीजों का ही ध्यान रखा। अच्छा, सारी चीज़ों पे ध्यान रखा जाएगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं सारी, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए ना। नहीं, देखिए, मुख्य रूप से तो यही है कि कार्यकर्ता जो अपने विचार से जुड़ा है उस पर तो विशेष ध्यान देगा, प्राथमिकता तो उसके लिए ही रहेगी। लेकिन राजनीति में और लोग भी जिस प्रकार से आते हैं तो उनका भी ध्यान रखते हैं। जहां जहां जरूरत होगी तो निश्चित तौर से जो हमारा एक है उस पर निर्णय ले। जी, अभी क्योंकि जो आपकी सरकार है इसको चलते हुए 10 साल हो गए हैं, तो कंवरपाल गुर्जर साहब ने भी जो अपने वोटर्स हैं उनके बहुत सारे काम कर दिए होंगे, जो दूसरे भी लोग आए क्योंकि आप मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके आपने 10 काम कर दिए, एक आधा नहीं करा तो वो नाराज़ हो रहा है। तो इस बार 2014 की तुलना में या 2019 की तुलना में भाजपा के लिए जो डगर है चुनाव जीतने की, वो आसान है, मुश्किल है, क्या फील कर रहे हैं आप? नहीं, अच्छा है, माहौल अच्छा है, बीजेपी के पक्ष में है। और अभी जो पिछला लोकसभा का चुनाव है उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही। और अब क्योंकि ये अलग अलग लड़ेंगे, कांग्रेस अकेली होगी, बीजेपी तो पहले अकेले चुनाव लड़ी, तो मैं समझता हूँ कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, एक तो सबसे पहले जो आपने कहा कि अपने आप कार्यकर्ताओं के काम किए, तो मेरा ख्याल है ये पहली सरकार ऐसी है जिसने सबके काम किए। जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि सबका साथ सबका विकास, उसी को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। वो खाली कोई नारा नहीं था, हमने चाहे डेवलपमेंट की बात है, आज हरियाणा में कोई आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि भाई एक विधानसभा में विकास हुआ है या एक जिले में विकास हुआ है, इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। पूरे हरियाणा में एक जैसा समान विकास हुआ। और साथ ही अगर कहीं जॉब की बात है, नौकरी की बात है, तो आज एक जो पुरानी प्रथा थी वो खत्म होगी। यानी कि जिसके हाथ में राज है तो सारा कुछ उसी का ही है, उसी के लोग नौकरी लगेंगे, उसी का सारा कुछ होगा, ऐसा नहीं है। आज जो भी काम करे मेरिट पे, और मैं समझता हूँ ये विश्वास कायम करना बहुत महत्वपूर्ण। वो विश्वास हमने 10 साल में कायम किया कि जिसके पास योग्यता है उस योग्यता की कोई भी व्यक्ति अनदेखी नहीं कर सकता, तो निश्चित तौर से उसको मौका, वो काम हमने किया। मैं समझता हूँ इस आधार पर जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से मिलेगा। तो कंवरपाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे भी हम सारी जो बातचीत है वो कर रहे हैं, और प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ सारे जुड़े हुए हैं। वापस एक बार कंवरपाल गुर्जर साहब का रुख करते हैं। तो अब जो आज गुरुग्राम में मीटिंग हुई है, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर साहब बोल के गए हैं कि अब जो सब कुछ है वो अंदर डिस्कशन हो गई है और जो फाइनल डिसीजन है वो अब आला कमान लेगी, और जो ये आपकी कमेटी वगैरह बनी है, तो थोड़ी सी कोई खबर आई निकल के कि कौन कौन से जो पुराने चेहरे हैं उनका तो पक्का ही है जी। आज 90 की 90 सीटों पे थी बातचीत या कुछ जिला स्पेसिफिक थी? नहीं, देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं चुनाव समिति में लगातार 3-4 बार रहा हूं, और जो मेरा पुराना अनुभव उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पार्टी, कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो सिंगल नाम भी जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जहां 3 का पैनल बना के भी भेजते हैं, लेकिन उसका फैसला हाईकमान नहीं करता है। अच्छा। और मैं समझता हूं कि वो एक फेज में कुछ टिकट डिक्लेयर करती है पार्टी, उसके बाद दूसरे जो है उसके बारे में गंभीरता के साथ चर्चा। अब कई चीजें होती हैं उसमें, जो सर्वे होता है उसका भी होता है राय, कार्यकर्ता की राय भी होती है, हमने सब कार्यकर्ताओं की राय ली, तो हर चीज पे ध्यान रखे तब उसके कैंडिडेट का फाइनल करते हैं। इस बार तो सर्वे भी काफ़ी कराए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग सर्वे करवाती है, संघ अलग करवाता है, कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी आप लोगों ने हायर कर रखी हैं, वो भी सर्वे कर रहे हैं। तो कौन से सर्वे पे कितना विश्वास किया जाता है, या फिर इनका एवरेज निकाल दिया जाता है? नहीं, सर्वे तो देखिए भारतीय जनता पार्टी कराती है, संघ तो कोई सर्वे नहीं कराता। अच्छा। हाँ, निश्चित तौर से संघ से राय लेते हैं। हाँ, क्योंकि
वो एक सामाजिक संगठन है और समाज में उसकी उसकी जो जानकारी है, उसका जो अनुभव है, उसका लाभ तो निश्चित उठाएंगे। हाँ। जब हम उनके मतलब हमारे संबंध है तो निश्चित तौर से उसका लाभ हम उठाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में कोई बहुत ऐसा हस्तक्षेप कोई संघ का होता नहीं है, लेकिन बाहर प्रचार उसका बहुत ज्यादा है। तो निश्चित तौर से जानकारी के बारे में हम राय लेते हैं, क्योंकि वो सामाजिक संगठन है, उसकी नॉलेज जो है काफी अच्छी विस्तृत होती है और निष्पक्ष भी होती है। लेकिन निर्णय जो है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी सर्वे। हाँ, लोकसभा चुनाव के दौरान थोड़ी थोड़ी खबरें या अफवाह ये आ रही थी कमरपाल गुर्जर साहब की जो संघ है वो थोड़ा सा इस बार संग नहीं रहा, इसलिए इसी के चलते 10 सीटों में से 5 ही रहेगी आपकी, 5 चलेगी कांग्रेस के खाते में। तो अब जो विधानसभा का चुनाव है इसमें संघ आपके संग रहेगा पूरे तरीके से? नहीं, देखिए संघ तो विचारधारा के साथ है और अगर जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगा, संघ तो अपना आशीर्वाद उसी को देगा और हम उस काम को कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। हम जो बात कही, मैंने पहले भी कही, प्रधानमंत्री कही, सबका साथ सबका विकास, इस देश को का सर्वांगीण विकास और इस देश को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाना, ये संघ का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य पे आज भारतीय जनता पार्टी सारी काम कर रही, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसी पे काम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी उसी पे काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक ही है कि जब वो उसी उद्देश्य पे हम काम कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग हमें मिलेगा। जी चलिए, अब कब तक ये डिक्लेयर हो जाएगी ये तो बता दो। नहीं, मुझे लगता है देखिए आज अगर फाइनल होया तो मुझे लगता है कि 27-28 तक कोई ना कोई एक लिस्ट तो डिक्लेयर, 28 तक तो एक सीट ना एक लिस्ट डिक्लेयर हो ही जाएगी। हाँ। सारी डिक्लेयर तो एक साथ ही होती है, मुझे मेरी उम्मीद है, वैसे मुझे पता नहीं है, हाँ। हाईकमान के लोग ही बता सकते हैं कि कब डिक्लेयर करेंगे। हाँ। लेकिन मेरा अनुमान है कि एक लिस्ट जो है वो शायद 28-29 तक डिक्लेयर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो भोलापन और ये जो सादगी है ये हमेशा से ही हमें आकर्षित करती रही है और भविष्य में भी आप इसी तरीके से हमारा मान रखते रहेंगे और हमारी चर्चा परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। वापस हम रुख करते हैं प्रवक्ताओं का और अब हम चलते हैं नेहा धवन के पास। नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर जुड़ गए हैं तो जाहिर है कि आपको भी समय कम मिलेगा आज, और विवेक चौधरी को तो मैंने कह ही दिया था पहले ही, तो पहले विवेक चौधरी के पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आऊंगा, फिर इस परिचर्चा को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। विवेक जी, इस बार पार्टियों में जो टिकट मिलनी है वो मैं पूछ रहा था दिग्विजय जी से भी कि उसका आधार क्या रहेगा। तो आपकी पार्टी के जो युवा लोग हैं जो आपकी विचारधारा से जुड़े हैं, क्या चाहते हैं, कैसे लोग आए इस बार पार्टी में आपकी जिनको टिकट दिया जाए? दिग्विजय जी ने बखूबी बताने का काम किया और जो दिग्विजय जी ने कहा वही मैं कहूँगा कि जो हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं उन्हीं को पहल की दी जाएगी और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम वो करेंगे। मैं तो एक चीज जानता हूँ मुकेश जी, पहले जो गलती कर चुके हैं उसे दोहराने का काम जननायक जनता पार्टी नहीं करेगी। आज हम तो ये देख रहे हैं कि जो साथी पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो सहयोगी के तौर पे रहे सत्ता में तब भी संघर्ष कर रहे थे और चाहे विपक्ष में रहे तब भी संघर्ष कर रहे थे, तो उनको पहल दी जाएगी और उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और मजबूती से वो चुनाव लड़के जीत के आने का भी काम करेंगे। हम तो आज एक चीज मैं आपने मंत्री जी को भी सुनाने का काम किया, आप फिर कहेंगे अपनी पार्टी के बारे बताइए दूसरी के नहीं, मैं थोड़ा सा उसके बिना बात अधूरी रहेगी। मंत्री जी को आपने बताने का काम किया। अभी मैं आपकी डिबेट से जुड़ने से पहले एक न्यूज देख रहा था, अंबाला शहर में पिछले दिनों मुख्यमंत्री महोदय की एक रैली हुई थी। उस रैली के अंदर औरतों को सूट और घड़ियां बांटी गई, जिसमें अंबाला शहर से ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं सीम गोयल, उनकी फोटो और सूट के बैग के ऊपर उनकी फोटो, वो वीडियो आज वायरल बहुत हो रही है। अगर काम किया होता तो ये सूट और घड़ियां बांटने की जरूरत ना पड़ती। और मैंने खुद इस मैटर में पर्सनली डीसी को भी फोन किया और एसडीएम महोदय को भी बताने का काम किया कि ये चल रहा है, आचार संहिता का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है। अगर इन लोगों ने काम किया होता तो इनको ये हथकंडे ना अपनाने पड़ते। हम तो एक चीज जानते हैं, हमने जो काम किए हैं या
जो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होने का काम किया। मैं अम्बाड़ा से बिलोंग करता हूं तो अम्बाड़ा की ज्यादा बात करूंगा। अम्बाड़ा में पिछले साल बाढ़ आई थी। बाढ़ से 2 दिन पहले इनकी नाकामियों के कारण पूरा अम्बाड़ा डूब चुका था। अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नालों की सफाई नहीं हुई, अपने लोगों को टेंडर देना था। उस समय भी दुष्यंत जी ने सबसे पहले आके प्रशासन को दिशा निर्देश देने का काम किया कि जहां गांव में ट्रैक्टर या ट्रॉली नहीं पहुंच पा रही या बोट नहीं पहुंच पा रही, वहां पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से सामग्री पहुंचाई। जननायक जनता पार्टी का एक ही असूल रहा है कि वो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, जनता से जुड़ के रहे। आज उन लोगों को अलग अलग हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं वोट मांगने के लिए, वोट लेने के लिए, जिन्होंने ना जनता के बीच में रह के देखा और ना जनता के लिए काम। जी आने वाले चुनाव में अब जनता ही जवाब देगी कि क्या होने जा रहा है। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या मंत्री जी जिस तरह कर रहे थे, अगर मंत्री जी खुद भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी चौधरी साहब, अब इजाजत है नेहा धवन के पास मैं जाऊं क्योंकि समय कम है। मुकेश जी शर्मिंदा ना कीजिए। जी मुकेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपसे मैंने बात सुनी है। अब नेहा देखो, एकमात्र अपने साथ महिला प्रतिभागी हैं, महिला शक्ति बैठी है। एक बार इनको कहने दीजिए, फिर समय होगा तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा। जी नेहा जी, आज की जो हमारी डिबेट है इसका विषय है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं ये किन लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएंगी, और जो आम जनता है उसकी क्या रायशुमारी होती है। जाति के आधार पर बन जाते हैं, विरासत के आधार पर बन जाते हैं, दूसरी पार्टी से आए बड़े नेता बन जाते हैं, कार्यकर्ता मुँह ताकते रह जाते हैं। तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो टिकट आवंटन का फॉर्मूला है क्या रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की टिकट का क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये बात तो आपको मेरी आवाज सही मिल रही है? मिल रही है जी। ये क्राइटेरिया तो देखिए, मुझे लगता है कि जब लिस्ट आउट हो जाएगी तो उसके बाद ही इस पर कोई चर्चा बनती है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व किस किस पैरामीटर पर काम कर रहे हैं, किस किस पैरामीटर पर छांटने का प्रक्रिया करेंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य ये है, जो बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कही थी कि नए युवाओं को, नई जनरेशन को पॉलिटिकल सिनेरियो में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आगे आना चाहिए और आगे आना पड़ेगा। लगभग लाखों की संख्या में उन्होंने कहा कि देश के अंदर पॉलिटिक्स में युवाओं को आगे आना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी यहाँ पर मुकेश जी, जो बहुत ही डिफरेंट बात है। मैडम ठीक है नेहा जी, युवाओं वाला ठीक है। मेरा जो नेहा जी सुनिए तो सही, मैं क्या युवाओं वाला एकदम ठीक है फैक्टर, लेकिन ये जो युवा हैं, किसी मंत्री के बेटे, किसी सांसद के बेटे या किसी बड़े नेता के बेटे बेटियां, मैं इसी बात पर आ रही थी जी। मुकेश जी देखिए, 2 तरह की पॉलिटिक्स हरियाणा प्रांत में देखने को मिली है, एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स और एक इनहेरिट पॉलिटिक्स। डायनेस्टी पॉलिटिक्स और इनहेरिट पॉलिटिक्स में भी अंतर है। मैडम हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए, थोड़ा अंग्रेजी कम आती है। जी मैं बता रही हूँ। देखिए, एक ही फैमिली के बहुत सारे फैमिली मेंबर जब एक संगठन को चलाते हैं, पॉलिटिक्स में अपना बहुत बड़ा हस्तक्षेप रखते हैं, और एक ही परिवार के सदस्य आते हैं जिनके साथ ब्लड रिलेशनशिप है या जिनके साथ शादी हुई है, तो उसको कहते हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स। और कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी इस बात का प्रूफ रहे हैं कि वो डायनेस्टी पॉलिटिक्स को लेकर चलते हैं। इनहेरिट पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है, एक मिनट, मैं दूसरी बात कर रही हूँ, बीच में मत बोलिए प्लीज। सुन लीजिए ना, सुनो एक चौधरी साहब, आज हम डिबेट का समय भी बढ़ा रहे हैं, बस आप इनको सुनिए, समय बढ़ा देंगे हम आपका, ठीक है? आपको दूसरा मौका दिया जाएगा, ठीक है? बैठे रहे बस आप आराम से। जी मैडम कहिए। हाँ मैडम, आप तो जब कह रहे हो ना, मुझको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, मैं सोशियोलॉजी की क्लास भी साथ की साथ ही अटेंड कर रहा हूँ, तो मजा आ रहा है। आप जारी रखिए। जी जी मुकेश जी, आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे दूं। मैं हरियाणा की सबसे पढ़ी लिखी महिला हूँ। मैं 10 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होल्डर हूँ। कितने में? सोशियोलॉजी का 10 में। हाँ, अरे वाह, कौन कौन से सब्जेक्ट मैडम ये भी बता दो मुझे। कुछ बच्चों को मैं सजेस्ट भी कर दूंगा कि मैम से आप शिक्षा ले सकते हो। हाँ बिल्कुल, मैं एमएससी फॉरेंसिक हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय से नॉर्थ कैंपस के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से पास आउट हूँ। मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, एमटेक हूँ YMCA से। पॉलिटिकल एमए हूँ, पॉलिटिकल साइंस में एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, एमए एनवायरमेंटल साइंस हूँ, MCA हूँ, एमफिल हूँ कंप्यूटर साइंस में, और बहुत कुछ। और अभी मैं अपनी 10वीं
लॉ भी ग्रेजुएट हूँ मैं, और अभी मैं 10वीं तो आप MSc पजल नहीं हो गए, इतना सारा पढ़ लिया आपने अलग अलग विषय? नहीं, बिल्कुल नहीं, आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, मैं बहुत ये कहना बहुत चाह रही हूँ- मतलब हमें आप पे गर्व है, हमें आप पे सीरियसली गर्व है, क्योंकि 10 में मास्टर डिग्री करना बहुत मुश्किल है। मैंने तो 2 ही की है मास्टर्स डिग्री, तो उसी में मैं बहुत पजल रहता हूँ कि जर्नलिज्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ या टूरिज्म के बारे में सोचूं, लेकिन आपको सलाम है जी। थैंक यू। इनहेरिट पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि परिवार के एक सदस्य से दूसरी पीढ़ी के पास में पॉलिटिकल सिनेरियो जाए, यानी कि एक मंत्री रहे, उनके फिर बाद में बच्चे ने उनकी जगह ले ली, इसको हम इनहेरिट पॉलिटिक्स कहेंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश की पॉलिटिक्स में डायनेस्टी पॉलिटिक्स देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। आज तक डायनेस्टी पॉलिटिक्स का ही रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी आई है जिसमें मैं आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा कुछ 1% देना चाहूंगी, लेकिन अभी वो क्योंकि सत्ता में नहीं आए हैं, बहुत प्रोमिनेंट तरीके से उनको जगह नहीं मिली है, इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिन्होंने डायनेस्टी पॉलिटिक्स और इनहेरिट पॉलिटिक्स को बहुत कम स्थान दिया है। डायनेस्टी तो हमारे में है ही नहीं, लेकिन इनहेरिट पॉलिटिक्स को भी बहुत रेयर स्थान हमारी पार्टी ने दिया है। फ्रेश फेसेस, नए लोग जो हैं वो हमारी पार्टी में बहुत ज्यादा रहे हैं, या फिर अभी फर्स्ट जनरेशन के लोग ही रहे हैं। इसलिए उसकी वजह ये भी है मैडम, आपकी जो पार्टी है ना, आपकी पार्टी को सत्ता भी मिलते मिलते बहुत लंबा समय लगा ना, तो ये वाली अपॉर्चुनिटी तो कांग्रेस को मिली थी। तो आपके तो अभी जो दूसरी पीढ़ी है उसके कुछ नेता आए हैं, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत कम स्थान मिला है, लेकिन स्थान नहीं मिला है ऐसा आप नहीं कह पाएंगे, क्योंकि फिर वो 10 नाम मैं आपको गिनवा दूंगा जिनको स्थान मिला है। लेकिन उसमें भी देखिए इतना बड़ा बदलाव 100% कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी सोशल पॉलिटिकल सिनेरियो में 100% इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो चेंज पॉलिटिकल सिनेरियो में लाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही लाई है। जिस बदलाव की बात 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने की थी, 19 में भी उसको दर्शाया, और मुझे लगता है 24 में भी उसी को दर्शाएंगे, और 29 में 33% महिला आरक्षण पूरी तरह से लागू होने के बाद स्टेट पॉलिटिक्स में भी वो बड़ा बदलाव केवल भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है जी। अभी क्योंकि आप प्रदेश की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला हैं, ये दावा आपने किया है। दावा इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है किसी ने 11 कर रखी हो, फिर कल को कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो, लेकिन मैं यकीन कर रहा हूँ कि आप ही सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, इसलिए मैंने सैल्यूट भी कर दिया। टिकट अप्लाई किया है आपने भी? क्या टिकट? जी मैंने किया है, बिल्कुल अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। हाँसी विधानसभा है मेरी। कौन सी विधानसभा है? हाँसी से। ठीक है, चलिए आपको भी हम गुड विशेस देते हैं, गुड लक बोलते हैं। अब वो तो आपकी पार्टी तय करेगी कि किसको वहाँ से उतारना है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। आप कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में आपके पास आ रहा हूँ जी, फरमाइए खटाना साहब। नहीं जी, मेरे भाई जेजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि अंबाला के अंदर जो मंत्री जी थे उन्होंने बैग बांटे, उन्होंने घड़ियां बांटी, और उन्होंने अगर काम किया होता तो उनको ये काम नहीं करना होता। तो मैं भाई से पूछना चाहता हूं कि 4.5 साल आप भी तो सरकार में रहे, तो अगर आज आप ये कह रहे हो कि बीजेपी के मंत्री ने काम नहीं करा, तो उसमें आपकी भी इन्वॉल्वमेंट पूरी है। तो आप ये मान चुके हो कि 4.5 साल आपने भी काम नहीं करा, तो जनता में जो वो बांट रहे हैं वो आपको भी बांटने की जरूरत पड़ेगी। ये तो मान चुके हैं, ये तो एक खटाना साहब ये तो मान गए हैं, ये तो मान गए हैं। और वो जो 4.5 साल तक के साथ रहा, अब जो 6 महीने से भाजपा को ये पानी पी पी के कोस रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उसमें से 4 महीने मुकेश जी, 4 महीने तो चार संहिता लग गई। मुकेश जी छोटा सा जवाब, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा जी। चलिए, मुझे लगता है जी, हाँ चलिए आप सोए हुए को जगा सकते हैं, जो सोने की एक्टिंग करे उसे नहीं जगा सकते। जी जी जी। ये 4.5 साल के बाद खटाना साहब आपके लिए कहा है, हम सोए हुए को जगा सकते हैं, जो सोने की एक्टिंग करे उसे नहीं जगा सकते। जी, आपको 4.5 साल सोए हुए थे या एक्टिंग कर रहे थे? आप अपनी बता दीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? रेणु साहब आप भी कुछ अंत में कहना चाहेंगे? रेणु साहब जी, रेणु साहब अब रेणु साहब को कहने दीजिए। हाँ, मैंने विजेंद्र भाई आपकी तरफ से बोल तो दिया इनको कि 4.5 साल गलती होगी। अब 6 महीने से तो हम मतलब इनको पानी पी पी के कोस ही रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी को। अब क्या करें, गलती हो गई सो हो गई जी।
शासन है, जो आपके पहले मुख्यमंत्री जी बने थे, वो तो डायनेस्टी नहीं उनकी, तो डायनेस्टी बनेगी कहां से? वो तो बेचारे सिंगल है, उनका आगे परिवार है ही नहीं। दूसरे नायब से 6 महीने के मुख्यमंत्री नहीं बने, आप शासन में को मौका मिले, यही तो लेकिन समस्या है राजनीतिक क्षेत्र की। फिर हम आपसे इस बात का जवाब लेंगे, डायनेस्टिक हरियाणा प्रदेश में करते हैं कि नहीं करते हैं? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बता दीजिए रेडू साहब, फिर इसी वाक्य के साथ मैं समाप्त कर दूंगा। मतलब ये परिवारवाद होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों में या नहीं होना चाहिए? जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का वकील बनता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार हो जाता है। काबिलियत, जिसमें काबिलियत है वो आगे जाए ना, तो फिर राजनीति वालों पे क्यों अंकुश लगाए हम? नहीं, उनका जो पूरा पालन पोषण है वो राजनीति में हुआ है, वो अपने माँ बाप से ये सीखे हैं, तो अगर योग्य है तो वोट तो जनता ने डालना है। जनता के बीच में रहेगा वो कामयाब होगा। मुकेश जी, जो आदमी काबिल होगा, हाँ, यहाँ कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होते। हाँ, आज रानी के पेट से राजकुमार पैदा होता है सर। हाँ, नहीं, राजा पैदा नहीं होते, जी, राजकुमार होता है, राजा नहीं होता, राजा बाद में बनता है। राजा वोट के माध्यम से ही बनेगा और जनता जनार्दन जी, जिसे चलिए ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें हम इस बड़ी बहस को और 1 घंटे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज क्योंकि आपकी पार्टियों के 2 बड़े नेता जुड़े और कल जो दूसरी पार्टी हैं उनके बड़े नेताओं को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आज की जो परिचर्चा है, आज की जो बड़ी बहस है, इसको अब यहीं पर हम विराम देते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे अपनी विचारधारा साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस को अब यहीं पर विराम दिया जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बड़ी बहस के बाद भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।